गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब क्या है कि वर्क एनर्जी पावर हो गया, लीनियर मोशन हो गया, अब रोटेशनल मोशन चालू होगा। अब रोटेशनल मोशन क्या है कि लीनियर मोशन के बाद आएगा और इसके बाद फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। मतलब रोटेशनल मोशन में ही सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, क्योंकि कोई भी मोशन है तो वो कंप्लीटली ना लीनियर है ना ही रोटेशनल है, सिंपल हार्मोनिक है। पीरियड किस टाइप कितना है ये डिपेंड करेगा उस मोशन के लिए। तो न्यूटन का जो लॉ है, तीनों लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ये एप्लीकेबल है सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए। और सिंगल पॉइंट पार्टिकल आप किसी को भी बोल सकते हो तब जब आप बहुत बड़े बिग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप उसको देखो, कि आप बहुत दूर से अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप अगर किसी चीज को देख रहे हो तभी आप देख सकते हो सब कुछ सिंगल पॉइंट पार्टिकल है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपका रेफरेंस ऑफ फ्रेम जहां से आप देख रहे हो वहां से अगर आप देखो तो हर एक पार्टिकल, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा होते जाएगा साइज छोटा नजर आने लगेगा। तो इसलिए जब बड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है तो पार्टिकल पॉइंट साइज हो जाता है। सब कुछ है, क्योंकि मास और चार्ज से बना हुआ है हर एक कंस्टिट्यूएंट। तो आप उसको देख सकते हो कि एज ए सिंगल पार्टिकल है, कि हाँ सिंगल पार्टिकल है वो। तो लेकिन मास और चार्ज अब दोनों है और दोनों से रिलेटेड फोर्स है। जैसे मास से रिलेटेड है ग्रेविटी और चार्ज से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, सब कुछ चार्ज से रिलेटेड है। और चार्ज कभी भी मास के इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो मास के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, और मास रहेगा तो चार्ज रहेगा ही रहेगा। इम्बैलेंस रहेगा तो कैटायन एनायन बनेगा, नहीं तो एटम रहेगा चाहे मॉलिक्यूल रहेगा। तो इंडिविजुअल किसी पार्टिकल पे देखा जाए कि फोर्स कितना लग रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या टॉर्क कितना लग रहा है तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फॉर्मूला क्या है? एम के स्क्वायर। तो एम हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और के हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको कि नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिर क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन भी आपको इसी समय पता चल जाता है कि कौन सा फोर्स का कौन सा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन का फोर्स लगता रहेगा उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आएगा। फिर है कि नहीं, जैसे कि आप अब जैसे वही चीज है कि फोर्स खुद ही अकेले नहीं है, जब है तो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज के साथ है, तो जो फोर्स भी लगेगा तो इकलौता तो लगेगा नहीं। अगर बॉडी अकेले भी रहेगा तो भी घिरा हुआ है सबसे, और एक फोर्स नहीं लगेगा उस पर, मास और चार्ज का दोनों का इफेक्ट आएगा। और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया तब तो फिर सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ग्रेविटी भी लगना चालू होगा और सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगना चालू होगा। तो इसलिए हमेशा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चलता है, हर जगह आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चालू करना पड़ेगा। क्यों? और तब आपको पता चल पाएगा कि हाँ सम एफ नेट, जो नेट फोर्स लगते रहेगा वो समेशन ऑफ ऑल मासेस इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑल मासेस रहेगा। वैसे ही अगर नेट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो रहेगा वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दीजिए और इनटू जो नेट एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो डायरेक्शन सेम है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो आपको दिखेगा भी एक्सटर्नल फोर्स का एक्सेलरेशन क्या, क्योंकि दोनों चीज लग रहा है। फिर वही चीज है कि सेम नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगेगा, नहीं, दोनों लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स भी लगेगा। लेकिन आप जो एक्सेलरेशन देख रहे हो वो कौन सा देख रहे हो आप, कि भाई एक्सटर्नल फोर्स का देख रहे हो कि कंजर्वेटिव फोर्स का देख रहे हो? तो फॉर्मूला ये है कि टॉर्क नेट इंटू अल्फा नेट क्या है, कि यही चीज है कि नेट पे आप देख रहे हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जब भी रहेगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सिंगल पार्टिकल के लिए,
अगर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल मासेस इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नेट मासेस, मतलब टोटल का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। और यही बात याद रखना है कि एक बार में एक चीज को देखना है कि आप अगर एक्सटर्नल फोर्स को देख रहे हो तो एक्सेलरेशन भी आपको मिलेगा एक्सटर्नल फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स का देखो, कि एक बोल दिए कि एक बार में दोनों लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है। तो इसलिए जब आप एफ नेट लिखते हो या एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हो तो एक ही के बारे में लिख रहे हो, कि या तो कंजर्वेटिव फोर्स बता रहे हो नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स बता रहे हो। तो इसलिए जो जो इक्वेशन है उसमें टी क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिंगल बॉडी है। टी नेट जो है वो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। एफ जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय सिंगल बॉडी है, और एफ नेट जो है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ग्रुप ऑफ बॉडी, यहाँ पे भी सिंगल बॉडी लिखा गया है। ग्रुप ऑफ बॉडी है, सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स है। एफ नेट क्या होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। आई जो है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और किसके अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि पॉइंट साइज है, पॉइंट सब कुछ पॉइंट साइज, तो सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। फिर सेंटर ऑफ मास पे दोनों चीज लग रहा है, ग्रेविटी भी, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो ग्रेविटी लग रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगते रहे तो वो भी लगते रहेगा। तो इसलिए मास तो अलोन है नहीं, एनर्जी अगर है तो एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ मास एंड चार्ज दोनों के साथ है, कि कितना मास और कितना चार्ज, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो मास अकेले नहीं है, एनर्जी जब भी है तो चार्ज के साथ एसोसिएटेड है। इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हर समय यूज है, हर जगह यूज है, क्योंकि आप इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोकस नहीं कर सकते, और इंडिविजुअल पार्टिकल पे भी फोकस करोगे तो भी दो फोर्सेज आएगा। अब रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और आई जो है अल्फा उसमें क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसलिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकलेगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और उस फॉर्मूला से के निकल जाएगा सबका। तो जैसे सॉलिड सिलेंडर है जो कि सिमेट्रिक है अपने एक्सिस के अबाउट, तो इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। तो आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो इससे निकल जाएगा के, आप लिखिए हाफ एम के स्क्वायर और इज इक्वल टू एम के स्क्वायर कीजिए, तो एम एम कट जाएगा, और के इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, के स्क्वायर, यानी के इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। तो ऐसे करके सबका निकलेगा। अब जैसे कि ये जो हुप है, तो इस हुप, ये चाहे रिंग भी हो सकता है, हुप या रिंग, तो रिंग भी अगर रहे तो उसमें भी जो रेडियस ऑफ जायरेशन जो आएगा वो रेडियस के बराबर ही आएगा, क्या कि ये एम आर स्क्वायर है वो एम के स्क्वायर रहेगा, तो आप इक्वेट कीजिएगा तो के इज इक्वल टू आर आएगा। तो इस टाइप से आप सबका निकाल दे सकते हो, सॉलिड स्फीयर का भी, रॉड का भी, सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर है, एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है, एक्सिस हमेशा देखना है किस टाइप का एक्सिस है। सॉलिड सिलेंडर का भी देखा जाए तो परपेंडिकुलर है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर में यहाँ पे दिया हुआ है। ये डायमीटर के अबाउट, जैसे ये सेंटर से गुजर रहा था, ये डायमीटर के अबाउट है, तो अब डायमीटर के अबाउट है, ये सेंटर के अबाउट है, तो यहाँ पे भी कौन सा लगेगा, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। दो टाइप का, फिर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो टाइप का लगता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर मान लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फिर एक्स डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन का, फिर एक्स डायरेक्शन का, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर मिलकर क्या बनाएगा, जेड एक्सिस में एम आर स्क्वायर। थिन स्फेरिकल सेल का देखा जाए कि हॉलो है, के अंदर से हॉलो है, तो 2/3 एम आर स्क्वायर। वैसे ही रॉड अबाउट द एंड, जैसे यहाँ पे क्या है, हाफ एम एल स्क्वायर है, यहाँ अबाउट द एंड रहेगा तो 1/3 एम एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज इक्वल टू किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको अगर निकालना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो सेंटर ऑफ जिसका भी दिया हो रहा है कि एक एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, प्लस एम के स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कीजिए कि कितना डिस्टेंस पे है वो। और ये सब फॉर्मूला है रोटेशनल मैकेनिक्स। आप जब पढ़ना चालू किए हैं तो एक बार लीनियर मोशन का भी सारा फॉर्मूला देख लीजिए और रोटेशनल मोशन का भी फॉर्मूला सब देख लीजिए। काहे कि सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो लीनियर है वो एंगुलर है। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे एंगुलर है। ये वेलोसिटी है तो ये लीनियर है, ये एंगुलर है। एक्सेलरेशन है तो ये लीनियर, ये एंगुलर। ऐसे करके सारा फॉर्मूला न्यूटन्स का जो लॉ है कि जो डिस्प्लेसमेंट वो लीनियर का बात कर रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट फिर एंगुलर हो जाएगा, वेलोसिटी भी एंगुलर हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी एंगुलर हो जाएगा। जो मास है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, जो फोर्स है वो टॉर्क हो जाएगा, जो लीनियर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, जो वर्क है तो वर्क हमेशा वर्क ही रहेगा, वो चाहे लीनियर में रहे चाहे दोनों का वर्क अलग रहेगा। लीनियर का वर्क अलग है, रोटेशनल का वर्क अलग है। तो लीनियर के लिए जो वर्क है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस है या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर सही से बात किया जाए तो स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई क्या है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। पावर जो है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी है या टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसलिए क्या है कि अब यहाँ पर से आगे चलेगा, नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सब पहले आप बढ़िया से समझ लीजिए, ये सब चीज़ को दोहरा लीजिए और तब यहाँ से रोटेशनल मैकेनिक्स चालू होगा, क्योंकि ये मोटा मोटी चीज़ था। अब इसके आगे रोटेशनल मैकेनिक्स चालू होगा। ठीक है, थैंक यू।